एमएम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सीटेट 2020 के लिए ईवीएस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या ईवीएस विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है? पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को ये संकलित करता है, या फिर ईवीएस सिर्फ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है, या पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं को संकलित करता है। तो दोस्तों, ईवीएस से रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूं तो ईवीएस एक ऐसा विषय है जिसमें हम पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ईवीएस एक ऐसा विषय क्षेत्र है जो कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ईवीएस से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट हैं। पहला ये है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो क्या ईवीएस 1 से 5 तक क्लास में पढ़ाया जाता है? नहीं दोस्तों, ये तो 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है, लेकिन 1 और 2 में ये अपने रूप को बदल करके इसको पढ़ाया जाता है। यानी कि 1 और 2 में ईवीएस लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और मुख्य रूप से ये 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं इन सभी कथनों को ध्यान से पढ़ूं तो यहाँ पे जो दूसरा वाला कथन है कि 1-2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये कथन सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा यह जा रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। ईवीएस को सीखने के लिए बच्चों को ढूंढने के द्वारा बहुत सारा समय दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है? तो दोस्तों, जहाँ कहीं पे भी आपको याद करना, रटना आए, आपको फौरन वो ऑप्शन गलत मानना है। दूसरा ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को खुद से सीखने के लिए, खोजने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? अगर मैं परिवार और मित्र की बात करूं तो ये ईवीएस की थीम है, भोजन भी ईवीएस की थीम है, और हम चीज़ें कैसे सीखते हैं ये भी ईवीएस की थीम है। लेकिन जानवर यानी कि एनिमल, ये ईवीएस के प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ईवीएस के टीचर के लिए यहाँ पे 4 गतिविधि हैं। पहली है कि विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करता है, या दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के लिए प्रेरित करता है, बच्चों को देने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, और चौथा है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो दोस्तों, ईवीएस में कभी भी पाठ्य पुस्तक पर आश्रित नहीं रहता है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। अगर मैं ईवीएस के क्लास की बात करूं तो ईवीएस की स्टडी में टीचर की जो वांछनीय गतिविधि है वो क्या है कि विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना ईवीएस की क्लास में एक टीचर की वांछनीय गतिविधि है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही बात है, ये बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें। अगला है कि बच्चों के समुदाय के सदस्य, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर मैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की बात करूं तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा ये सही नहीं है, ये बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण नहीं है। परिभाषाएं याद करना और उनको व्याख्या देना ये ईवीएस में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि ए, बी और सी हमारा सही होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे वृत्तांत है, दूसरा कहानियाँ है, तीसरा शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। कभी भी व्याख्या नहीं करनी है बच्चों के सामने ईवीएस में। अगर मैं सी वाले ऑप्शन की बात करूं तो इसमें व्याख्या की बात हो रही है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, और डी वाले में भी व्याख्या है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वृत्तांत और कहानियाँ ये क्या है, ये पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़े जा सकते हैं। यानी कि अगर हम ऑप्शन में देखें तो केवल ए और बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। यानी कि ईवीएस के क्लास में टीचर बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने के लिए कहता है और उनको उनका फोटो बनाने के लिए, उनका चित्र बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो उसका क्या उद्देश्य है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना है, या फिर बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना है, या बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना है। तो ये 3 स्टेटमेंट थे। अब इसको ऑप्शन बनाया गया है, क्या केवल ए सही है, ए और बी सही है, या फिर केवल बी सही है, या फिर ए, बी और सी तीनों सही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी टीचर बच्चों को जानवरों को देखने के लिए कह रहा है और उनका फ़ोटो बनाने के लिए कह रहा है तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास भी करना चाह रहा है, अवलोकन और रचना कौशलों का विकास भी उसका उद्देश्य है, और साथ ही साथ बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना भी उसका उद्देश्य है। यानी कि ए, बी और सी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल यह कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, या समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, या समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, या समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं, शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखने पर बल दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि समूह में सीखने से सहपाठियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही साथ समूह में सीखने से कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया बेहतर होती है, सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, और फिर अपने जो सहपाठी होते हैं उनके द्वारा सीखने को प्रोत्साहित भी होता है। इसलिए बी और सी हमारा जो होगा वो सही होगा। इस तरह से अगर हम ऑप्शन पे देखें तो केवल बी और सी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। तो पहला ऑप्शन है परिवार के सदस्य। बिल्कुल, परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत ही प्रभावशाली साधन है ईवीएस को सीखने के। साथ ही साथ समुदाय के सदस्य भी इम्पोर्टेंट हैं, और न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों बहुत ही प्रभावशाली साधन हैं पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए। अगर ऑप्शन पे गौर करें तो ए, बी और सी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो ईवीएस में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम नोन टू अननोन जो यहाँ पे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है उसका यूज होता है ईवीएस में। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, और तीसरा है वर्ड अभिलेख, और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है वो ईवीएस सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ईवीएस में इन चारों ऑप्शन में से किसे बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बच्चों को सही या गलत के रूप में आंकना, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना, या फिर ईवीएस कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो अगर पर्यावरण अध्ययन की बात करें और उसमें बच्चों के आकलन में क्या चीज़ हमें दूर रखना चाहिए तो वो ये है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना, ये बच्चों के आकलन में ईवीएस में दूर रखना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के दाने डालने को कहती है और उनको कुछ चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करे, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करे, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। तो कोई भी गतिविधि अगर क्रियाकलाप कोई भी टीचर करा रहा है तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करना भी चाहिए और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को भी प्रेरित करना चाहिए और साथ ही साथ उस पर चर्चा करने को भी प्रेरित करना चाहिए। तो अगर तीसरे वाले ऑप्शन को देखें तो पहला दूसरा वाला ऑप्शन इसी में समाया हुआ है, इसलिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आपको दो ऑप्शन एक जैसे लगें तो हमेशा आप बड़े वाले ऑप्शन को सही करके आइएगा। 90% आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। जब भी आपको दो ऑप्शन एक जैसे लगें तो आपको क्या करना है, हमेशा बड़े वाले पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे हमने ईवीएस पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट 2019 में पूछे गए थे उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।